ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की। जी हां, देश का राजनीति के लिहाज से सबसे अहम राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और विधानसभा चुनाव तो अब सर पर आने वाले हैं। 15 महीने की बात है, 1.25 साल, लेकिन उसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। और दरअसल उत्तर प्रदेश में, खास बीजेपी सत्ताधारी दल में जूतम पेजार शुरू हो गई है। जी हां, जूतम पेजार, ब्राह्मण राजपूतों में तकरार, खुल्लम खुल्ला। अभी तक तो विपक्ष ये आरोप लगाता था कि राजपूत राज है, ये ठाकुर राज है। अब संत की कहते हैं कि कोई जाति नहीं होती, पर राजपूत समाज से आते हैं योगी आदित्यनाथ, और विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा था कि सब जगह राजपूतों की चल रही है। तो विपक्ष का काम तो है आरोप लगाना, वो तो लगाएंगे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही ये आवाजें उठने लगी हैं। ब्राह्मण समाज ने अपनी एक बैठक कर डाली, एमएलए और एमएलसी बैठे, तो नए नवेले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, उन्होंने आंखें तरेरी। ये कैसे हो रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जातियों के समूह ऐसे बैठकर मिलकर बैठक नहीं कर सकते। हम जाति में विश्वास नहीं रखते। तो ये योगी आदित्यनाथ जो पिछले 1.25 साल से लोकसभा चुनाव के बाद से कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, कि हिंदू लामबंद रहो, एकजुट रहो, एक है तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो नेक हैं, लेकिन ये बटेंगे तो कटेंगे बताने वाले योगी उन्हीं के सूबे में उन्हीं की पार्टी बटती और कटती दिखाई दे रही है क्या? और इसके बीच दिल्ली और लखनऊ में जो कश्मकश है, जो अमित शाह गुट और योगी आदित्यनाथ गुट के बीच तकरार है, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है क्या? और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि राजपूतों की नाराजगी ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था बीजेपी को। 29 सीटें डाउन 33 पर आ गई थी, क्योंकि ये नैरेटिव, ये विमर्श बहुत चला था उस वक्त कि योगी आदित्यनाथ को खुले लाइन लगाया जाने वाला है क्या, उनको हटाया जाने वाला है क्या। ठाकुरों ने भी, राजपूतों ने भी, एमएलएज और एमएलसीज ने कुछ महीने पहले बैठक की थी लखनऊ में। तब कोई ऐसे फरमान या कोई व्हिप जारी नहीं की गई थी। तो अंदर खाने सब ठीक नहीं है क्या? और बीजेपी में इस बात को लेकर थोड़ी दिक्कत, थोड़ी चिंता है क्या, कि भाई जातियों के आधार पर हिंदू बट गया, यानी कि कमंडल की जगह मंडल हावी हो गया तो नुकसान होगा, क्योंकि मंडल और कमंडल की कदम ताल से बीजेपी को फायदा है। और विपक्ष की बात है, शरीर के जिस भी हिस्से में हो वो क्या खिल रही हैं कि आपस में बट रहे हैं। तो शिवपाल यादव ने तो कह दिया, जो नाराज है ब्राह्मण नेता, विधायक, एमएलसी, आ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हैं। तो समाजवादी पार्टी 2007 के बहुजन समाज पार्टी के मायावती के फॉर्मूले पर चलने का मन बना रही है क्या? बड़ी दिलचस्प होती जा रही है राजनीति। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 1.25 साल से कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, कि लामबंद रही है हिंदू समाज। लेकिन यूपी बीजेपी में ही जूतम पेजार मच गई है, ब्राह्मण और राजपूतों के बीच तकरार छिड़ गई है, बट भी रहे हैं, कट भी रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी 3 दिन पहले ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी की एक बैठक बुलाई गई। 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी इसमें शामिल हुए। कुशीनगर के बीजेपी के विधायक पीएन पाठक ने यह बैठक बुलाई थी, उनके घर पर हुई, और 40 से ज्यादा विधायक और एमएलसी पहुंचे भी। और वहां पर क्या चर्चाएं हुई,
ये गौर करने वाली बात है। चर्चा ये हुई कि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उसकी जरूरत है, ब्राह्मण समाज का एक बड़ा चेहरा बने, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और संख्या के आधार पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय होनी चाहिए। और ब्राह्मण की मौत पर आर्थिक मदद की जाए, नौकरशाह, जज, डॉक्टर जैसे प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाए। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, यह एक नाराजगी ब्राह्मण समाज इसका इजहार इसे जाहिर करते हुए दिखाई दिया। जुलाई 2025 में इसी साल मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने तो अकबरपुर पुलिस स्टेशन के सामने धरना दे दिया था कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जा रहा। इससे पहले भी ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि एक उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है। और मुलाकात कब हुई? जैसे ही यह बैठक हुई तो जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, पंकज चौधरी, उन्होंने डंडा चला दिया, फटकार लगाई बाकायदा कि ऐसी गतिविधि दोबारा हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये जो गतिविधि है ये पार्टी की सोच, अब इस पर गौर कीजिए, पार्टी की सोच और कार्यशैली के खिलाफ है। वर्ग विशेष की राजनीति में बीजेपी का कतई कोई विश्वास नहीं। ऐसी नकारात्मक राजनीति से आप सतर्क रहें। और जाति की राजनीति करने वाले दलों की जमीन कमजोर हो रही है, आप उस राह पर ना जाइए। अब इसमें भी कुछ सवाल उठने लगे और विपक्ष को मजा लेने का और तंज कसने का मौका मिल गया कि ब्राह्मण समाज का सम्मान ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार में 1700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। अगर वो मजबूती से लड़ेंगे तो हम सम्मान करेंगे। और समाजवादी पार्टी के तो बड़े नेता हैं, मुख्य रणनीतिकारों में से एक हैं शिवपाल यादव, वो क्या बोले, पहले वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज के लोग बहुत दुखी हैं, उसमें ब्राह्मण भी समाज है। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं ब्राह्मण समाज के लोग, जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। तो जितने दुखी हैं हमारे पास आ जाओ। दरअसल शिवपाल यादव क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अतीत में झांक कर कि जो कमाल 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किया था, पहले तो वो जूते मारो चार जैसे नारे बुलंद किया करती थी ब्राह्मणों को लेकर, सवर्णों को लेकर, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की उस बार ब्राह्मणों को साध लिया और 206 सीटें जीत गई। बड़े सालों बाद, दशकों बाद कोई पार्टी बहुमत लेकर सरकार बनाती दिखाई दी। वो मायावती ने बनाई 206 सीटों के साथ, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई क्या समाजवादी पार्टी दिख रही है? या असमंजस फैला दो, रायता फैला दो। अब ब्राह्मण समाज क्यों जरूरी हो जाता है? आबादी 10% ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आबादी है। वो पीडीए की आबादी तो 80% से ज्यादा हो जाती है। जो राजनीति का अपना फॉर्मूला बना रखा है पिछले 1.5-2 सालों से अखिलेश यादव ने, उसमें 40-41% ओबीसी हैं, 21% उसमें दलित आ जाते हैं और 19% के करीब मुसलमान हैं। पर ब्राह्मण 10% हैं, लेकिन कई जिले ऐसे हैं, 12 जिले ऐसे हैं जहां पर इनकी आबादी 15% से ज्यादा है। और यही गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं क्या? बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज, ये अवध और पूर्वांचल का इलाका है। और यहां बीजेपी अपने आप को थोड़ी असहज और कमजोर पाती है।
जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने देखा भी, पर उसमें एक और खेल हो रहा था। अब ब्राह्मणों के साथ राजपूत की बात आ जाती है। राजपूत हैं तो दरअसल 5-6%, लेकिन पिछली बार एक विमर्श ये भी चला था राजनीतिक गलियारों में, ये कानाफूसी होने लगी थी कि योगी आदित्यनाथ के दिन लद गए हैं क्या, और टिकट बंटवारे में भी योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी गई। ऐसा बीजेपी के हलकों से हमें जानकारी मिली कि वो तो 2 सीट तक ना दिला पाए। तो कहां बीजेपी 62 सीटें जीती थी 2019 में, 33 पर सिमट गई। 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में और 240 पर विजयी रथ रुक गया बीजेपी का। केंद्र में बैसाखियों की जरूरत पड़ी, कहां 370 की ताल ठोक रही थी। और इसमें कहा यह जाने लगा कि राजपूत नाराज हो गए और हरवा दिया। तो राजपूतों ने भी 11 अगस्त को ठाकुरों की जो विधायक हैं एमएलसी, उनकी एक बैठक हुई, क्लार्क होटल में हुई, अवध क्लार्क। 40 से ज्यादा विधायक एमएलसी यहां भी शामिल हुए। यहां उन्हें नहीं बताया गया ये कार्यशैली नहीं है, वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती, ऐसे जाति आधारित राजनीति नहीं करती बीजेपी। अब इसमें दरअसल सितंबर में, 3 महीने पहले की बात हो गई, मैंने कार्यक्रम भी किए थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्देश का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने यह कहा एफआईआर में अब जाति नहीं लिखी जाएगी, अनुसूचित जनजाति और जाति के अलावा बाकी जातियों का जिक्र नहीं किया जाएगा, और जितने भी जाति के प्रतीक हों, सिंबल्स हों, जो नारे हैं, सब स्टेशन, सब साइन बोर्ड से, नोटिस बोर्ड से, सब जगह से हटाए जाएं, और जाति आधारित रैलियां नहीं होंगी। अब यह जमीन पर कैसे उतरता है अभी पता नहीं लग पाया है, पर बीजेपी का साथ देने वाले वो तो सारे जाति आधारित पार्टियां हैं। एसबी एसपी वो तो राजभर समाज की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की। निषाद पार्टी, वो निषादों की, उसकी तो पहचान ही है, वो तो निषादों के हक के लिए लड़ते हैं कि इनको भी अनुसूचित जाति में लेकर आओ। डॉक्टर संजय निषाद यही तो कहते हैं। और अनुप्रिया पटेल, अपना दल जो है वो कुर्मी राजनीति पर आधारित है, तो इन्हें भी जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की सलाह देती दिखेगी क्या बीजेपी? अब यही खेल हो रहा है, और इस खेल में बड़ा खेल मंडल और कमंडल का है क्या? कमंडल की राजनीति की है बीजेपी ने, राम मंदिर के इर्द गिर्द इनकी राजनीति चली, लेकिन बाद में मंडल को भी कोऑप्ट किया और वो सतरंगी बहुरंगी गठबंधन बनाया, जिसका फायदा मिला है 2017 से अब तक, या मैं कहूं 2014 से। लोकसभा चुनाव से ही सिलसिला शुरू हो गया था, फिर विधानसभा लोकसभा दोनों जगह फायदा मिलता दिखा, लेकिन मंडल ने कमंडल की राजनीति को थोड़ा पंक्चर किया क्या 2024 में? अब इसीलिए वापस कॉस्ट करेक्शन कर रही है क्या बीजेपी, या विपक्ष को एक मौका मिल गया है पीडीए की राजनीति को कमंडल के बजाय मंडल की राजनीति को साधने का? इसी पर आज चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में, और एक बात मैं भूल गया आपको बताना, सवाल लगा दीजिए, बटेंगे तो कटेंगे का योगी संदेश, यूपी में जाति पर क्लेश और बीजेपी में जूतम पैजार, ब्राह्मण राजपूत तकरार। इसमें एक और चीज बतानी बहुत जरूरी है। कल लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी थे, ये देखिए 23 तारीख को बैठक हुई है, फटकार भी आज लग गई, लेकिन कल प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और प्रेरणा स्थल में 3 जो कद्दावर नेता बीजेपी के संघ परिवार के रहे, उनकी प्रतिमाएं लगाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। तो एआईएमआईएम ने तो कहा ये तो पंडा प्रेरणा स्थल है, तीनों पंडित हैं। समाजवादी ने आरोप लगाया कि पीडीए का सम्मान नहीं करती बीजेपी। कांग्रेस के अजय लल्लू बोले प्रेरणा स्थल पर कल्याण सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं है,
और बीएसपी बोली हमने उनकी मूर्तियां बनाई या बनवाई जिन्हें कोई सम्मान नहीं देता था। तो ब्राह्मणों की नाराजगी भी साध रहे हैं, पर जाति की राजनीति नहीं करनी है और ब्राह्मण और राजपूत सामने खड़े हैं क्या, इसी पर चर्चा। मेरे साथ अरुण राजभर हैं, एसबी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैंने इनकी पहचान का जिक्र किया। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, आरएलडी अहम घटक है एनडीए की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार और लेखक भी हैं, मनोज राजन त्रिपाठी भी जुड़ गए, और इनकी वो किताब जो है कसारी मसारी, मेरी हर चर्चाओं में जहां ये शामिल होते हैं वो सटीक बैठ जाती है। अब ये ब्राह्मण राजपूतों में कसारी मसारी हो रही है। और मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी हैं। तो सौरभ मालवीय, ये डंडा चला दिया आते ही आपके नए अध्यक्ष ने, पंकज चौधरी ने, ये जातिगत बैठकें ना करो, वर्ग विशेष की राजनीति ना करो। वो राजपूत मिल रहे थे अगस्त में, तब वो वर्ग विशेष की राजनीति नहीं थी, वो जाति आधारित राजनीति नहीं थी। ब्राह्मणों को सबक सिखाया जा रहा है, खुली छूट दी जा रही है राजपूतों को। हो क्या रहा है बीजेपी में? संदीप जी, दुनिया में और भारत में खास करके सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसकी सदस्यता संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी है। 140 करोड़ लोगों के लिए अहरनिश रात दिन समभाव से, यानी एक भाव से सबके लिए समाज जीवन में सेवा करने का ध्येय मार्ग पे चलते हुए काम करना, आम जन के सपनों को साकार करने में अपनी राजनीतिक भूमिका को तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों की बात आपने कर दी। 10% ब्राह्मणों की आबादी है, 40 उनके विधायक और आपकी पार्टी के विधायक हमने तो बिठाए नहीं। वो परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं किया जा रहा, अब हमें जुटान करना होगा। उसे समझाइए ना थोड़ा। संदीप जी, एक हाँ मैं उसी पर आ रहा हूं। तो आपने कहा अपने इंट्रो में कि नए प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ जारी कर दिया, उसमें क्या लिखा है क्या ब्राह्मणों के लिए? उन्होंने कहा है कि यह पार्टी हम सभी के लिए है, सबके लिए काम करते हैं, इसलिए ध्यान रहे हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वो सर्व समाज ये कहा है आपके ना आपके अध्यक्ष ने ये कहा है, ऐसी गतिविधि फिर हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये तो कहना चाहिए। ठाकुरों को तो नहीं कहा, वो मिले थे अवध क्लास में। ठाकुर रामवीर सिंह अपने सहजातियों के साथ बैठकर विमर्श कर रहे थे, तब तो उन्हें ये बात नहीं बताई गई। देखिए, किसी भी प्रकार की विमर्श, किसी भी प्रकार के मेल जोल, किसी भी प्रकार के सहयोग और संपर्क, ये तो कार्य पद्धति का हिस्सा है। इसमें क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, क्या नाराजगी है, किसको क्या समस्या है? इसमें शिवपाल जी को समस्या हो सकती है, इसमें कांग्रेस को समस्या हो सकती है। नाराज होकर नहीं बैठे, अरे भाई घर में ना मेल बैठक करनी है, विधायक दल की बैठक बुलाओ, अपने सारे विधायकों को साथ बुलाकर आप बैठक कर लीजिए। ठाकुर अलग बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मण अलग बैठक कर रहे हैं, फिर एक धोबी समाज की भी हुई बैठक और कह रहे हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, थोड़ी राजनीति आपकी समझना चाह रहा हूं। आप तो राजनीति को भी समझते हैं और भारत को भी समझते हैं, राजनीतिक दलों को भी समझते हैं और बेहतर समझते हैं। ये बताइए, इस बैठक के लिए कोई मेमोरेंडम, कोई लेटर, कोई पत्र, कोई सर्कुलर कहीं कुछ आपने भी पढ़ा है क्या? जारी नहीं, हुआ मैंने है तो पिछले साल भी नहीं पढ़ा। कोई लेटर, कोई मेमोरेंडम नहीं आया। एक विमर्श चला, एक चर्चा चली राजनीतिक गलियारों में, खुले लाइन लगाया जाने वाला है,
योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने लगा है, हटाए तो जाने वाला अब है, यही- और ठाकुर समाज हुआ नाराज। सुनिए, तो अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइएगा। 62 से आप 33 पर आ गए। आए थे ना। संदीप जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यह प्रश्न और ये बात रखते समय आप सीधा नाम लेते हैं, जो है उनका नाम आप लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ, यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो जो सर्वविदित है, अब कयास कहना, कुछ सोचना, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चलता है, होना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, उनकी मतलब वो 2 चाह रहे थे उम्मीदवार, वो 2 उम्मीदवारों को टिकट तक नहीं दिया गया। ये कोई मैं इमेजिन कर रहा हूं लड़ाई तो है ना। ये ठाकुर राज चल रहा है, ऐसा चस्पा हुआ है, और ब्राह्मण इस बात को लेकर नाराज हैं कि भाई चलाते तो हम आए हैं शासन, बुद्धि तो हमारी लगती है। देखिए संदीप जी, आप संदीप जी सुनिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए, सर्वजन के लिए, शासकीय स्तर पर कार्य करने के लिए, देखने के लिए ओबीसी के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्गों के जनप्रतिनिधि हैं, सभी का प्रतिनिधित्व हमारे कैबिनेट में है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने अपने इंट्रो में कल प्रेरणा स्थल की बात कही है, प्रेरणा स्थल जिन 3 लोगों के लिए लगा है, तो इस देश में बिरसा मुंडा प्रेरणा स्थल पर हर जगह, दिल्ली में आप इंटरनेशनल सेंटर देखे होंगे जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, पटेल जी के लिए अलग अलग, ज्योति फूले बा के लिए अलग अलग, देश के सभी हिस्सों में अधिकतम, यही तो आपकी कमाल है। दूसरों को आप आईना दिखाते घूमते हैं, ये तो जाति की राजनीति करते हैं, ये जातिगत राजनीति, ये परिवार की राजनीति। भारत के नायकों की आप परिवार की भी राजनीति करेंगे और जाति की राजनीति कैसे करते हैं वो तो अभी आपने विवेचना कर ही दी। दूसरा करे तो गलत, आप करे तो बिल्कुल सही। नहीं, यही तो बात है, यही तो कमाल कर रखा है। वो मीडिया वाले भी आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आप भी तो जाति की राजनीति कर रहे हैं, आपके सुर में सुर मिलाने लगते हैं, आसान हो जाता है खेल। जाति, देखिए संदीप जी, अब आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। यदि अभी आप देखिए, अभी आपने शो किया, उस दिन शो किया, और संजोग से मैं आपके साथ था भी। भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आपने बकायदे उस पर शो किया और बड़ा अच्छा किया। क्या अखिलेश जी के परिवार में, क्या राहुल गांधी जी के परिवार में, उस परिवार के बाहर उस दल में कुछ हो सकता है? कोई कार्यकर्ता आ सकता है? नहीं आ सकता है, सोच भी नहीं सकता। तो देखिए, यह जनता सोच तो कोई ये भी नहीं सकता। वो तो नितिन नवीन ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा नंबर लग जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। 7 बार के सांसद को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, 7 बार के विधायक को 5 बार के विधायक को बना देंगे। वो राजनीति तो है, पर बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले योगी आदित्यनाथ। सुनिए ना सौरभ भाई, बटेंगे तो कटेंगे। अब बट भी रहे हो, कट भी रहे हो, साथ साथ नहीं दिख रही बीजेपी। देखिए संदीप जी, बहुत अच्छा है। 2014, 2019, 2017, 2024 देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के 21 राज्यों में अनवरत, अहर्निश, लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब क्या चाहते हैं भाई? अब कैसे आपको नहीं दिख रहा, या उनको नहीं दिख रहा, या जिसको नहीं दिख रहा है, मतलब चश्मा लगाकर राजनीतिक विमर्श आप देख रहे हैं, गढ़ रहे हैं। एक सेकेंड राजकुमार भाटी, अब अगर प्रेरणा स्थल पर 3 ब्राह्मणों की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं तो आप कहते हैं ये तो पीडीए का अपमान करते हैं, और ब्राह्मण अगर बैठक करते हैं और बीजेपी कहती है ये जाति वर्ग विशेष की राजनीति नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप कहते हैं हमारे यहाँ आ जाइए। दोनों बात तो ठीक नहीं हो सकती ना।
नहीं संदीप जी, देख, समाजवादी पार्टी तो हर वर्ग की पार्टी है, हर वर्ग का सम्मान है। समाजवादी पार्टी के जो पीडीए का नारा है वो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो है ही है, वो पीड़ित, दुखी और अपमानित भी है। जो भी पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है, वो सब पीडीए का हिस्सा है। हम उन सबको गले लगाएंगे, सबको सम्मान देंगे और सबके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और जाति लेकिन के ये जो आधार पर ब्राह्मण राजनीति विधायकों की करते मीटिंग हुई है, रहेंगे। इसमें असल में आपको थोड़ा पीडीए सा की जो राजनीति सूट करती है, बीजेपी वो कमंडल की, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है कि जातियों में ना बटे। आपको जाति में बांटना है, तभी आपको फायदा होगा। खेल यही है ना, दोनों तरफ का। नहीं, हम तो जाति मिटाने का आंदोलन है हमारा। तो डॉक्टर लोहिया तो जाति का विनाश चाहते थे, जाति खत्म करना चाहते थे, और लोहिया जी के विचारों में समाजवादी पार्टी चलती है। जब दबी कुचली जातियों को, उपेक्षित जातियों को, कमज़ोर जातियों को आप बल देंगे, उन्हें आगे लाएंगे, उन्हें बराबरी में लेकर आएंगे, तब तो जातिवाद खत्म होगा। और कमज़ोर को और दबाए जाओ, और जो जिसके पास ताकत है उसे और ताकत दिए जाओ, तो जातियों की खाई बढ़ती जाएगी, तो जातिवाद बढ़ता जाएगा। विचारधारा अभी के उत्तर आधार प्रदेश पर में ख्याल बड़ा नोबल था, बड़ा नेक विचार था ये, पर मुलायम सिंह यादव ने भी सरकार बनाई, अखिलेश यादव ने भी, उसमें भला पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का हुआ या एक जाति विशेष यानी कि यादवों का ही हित हो गया? बाकी वहाँ ऐसे ही आंख तकते रह गए कि भाई हमारा नंबर कब आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, सभी पिछड़ों का, दलितों का, अन्य लोगों का भी। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते जब हमारी सरकार होती है। हम ये नहीं करते कि ब्राह्मण का हक मारो या राजपूत का हक मारो, जैसा योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी राजस्व लेखपालों की भर्ती निकली है, उसमें 717 का पद कम कर दिए हैं ओबीसी के। पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद निकले हैं, 404 में एक भी नहीं दिया ओबीसी को, जीरो, ओबीसी जीरो। 27% तो उन्हें मिलना चाहिए, 100 से ऊपर पद बैठते हैं उनके, लेकिन नहीं दिए, जीरो है। तो ये जो भेदभाव होता है, मैं संदीप जी ये कहना चाह रहा था कि जो ब्राह्मणों के अंदर जो नाराजगी है और ब्राह्मण विधायकों की जो मीटिंग हुई है, इसका सही परिप्रेक्ष्य पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं। ये अभी पीछे उत्तर प्रदेश में कुछ यूनिवर्सिटियों में भर्तियां हुई हैं, जैसे बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, तो 15 में से 12 जनरल कास्ट के लिए गए, और उन 12 में 8 राजपूत, केवल 4 ब्राह्मण 8 राजपूत हो गया। ओबीसी को 2 पद दिए, एससी को 1 भी नहीं। तो ये ब्राह्मण ये महसूस कर रहा है कि जितना नुकसान बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं हुआ ब्राह्मण समाज का, उतना नुकसान बीजेपी के राज में हो रहा है। कम से कम पढ़ाई लिखाई में डालने का काम कर रहे हैं ना, हमारा वर्चस्व है। आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं दरअसल। और अगर मैं जानकारी, ये तो आंकड़े हैं, ये तो आप बांदा कृषि विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मैंने तो नहीं कहा जो यूनिवर्सिटियों में भर्ती हुई हैं, उनमें ब्राह्मणों से ज्यादा राजपूत आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने ये तो नहीं कहा आपने गलत आंकड़ा दिया, मैं एक और आंकड़ा दे रहा हूं, वो आंकड़ा देना भी तो जरूरी है। आप आग में घी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 83% ब्राह्मणों ने वोट डाले, और 2022 में जब आपका थोड़ा प्रदर्शन बेहतर था मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, तब यह आंकड़ा और बढ़ गया। 89%, लगभग 90% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। तो आप 2007 वाला कमाल करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो मायावती ने थोड़ी मुगली गुट्टी 555 पिलाई ब्राह्मणों को, वो साथ आ गए, वही काम आप कर रहे हैं आग में घी डाल के। यही है ना रणनीति? नहीं, हमारा कमाल तो हो चुका। हमने तो 2024 में पीडीए समाज एकजुट हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा दिया, और 2027 में पीडीए और ज़्यादा मजबूती के साथ एकजुट हो रहा, क्योंकि पीडीए के हक लगातार नौकरियों में मारे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी लगातार पीडीए के साथ अन्याय कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 34,000 पद हमारे खा गए योगी आदित्यनाथ जी। 19,000 ओबीसी के और बाकी एससी और ओबीसी दोनों के साथ अन्याय किया। तो वो तो अपने आप ही एकजुट हो रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि ब्राह्मण समाज का ये मानना है, उनकी मान्यता ये है कि शिक्षा में वो सबसे ऊपर हैं, शिक्षा में उनका वर्चस्व है। अब वो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में उनके असिस्टेंट प्रोफेसर उससे ज़्यादा योगी जी की जाति के लोग भरे जा रहे हैं, तो उन्हें बुरा लग रहा है, उन्हें खराब लग रहा है, उन्हें ये भेदभाव लग रहा है अपने साथ, और वो ये मानने को विवश हैं
कि इतना नुकसान तो हमारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में भी नहीं हुआ जितना योगी जी कर रहे हैं। इसीलिए तो ये आप आंकड़े भी दे रहे इस हैं। मीटिंग के पीछे ये परिप्रेक्ष्य ठीक है, ये परिप्रेक्ष्य है, पर ये जाति की पहचान, वर्ग विशेष की राजनीति, अरुण राजभर जो पंकज चौधरी कह रहे हैं, ये बीजेपी की राजनीति नहीं, पर आपकी राजनीति तो दरअसल यही है। सितंबर में भी आप मेरे साथ कार्यक्रम में बैठे थे, ओम प्रकाश राजभर जी भी एक दिन जुड़े थे मेरे साथ, कि भाई ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का, निर्देश का पालन करते हुए अब कह रही है सरकार और शासन प्रशासन कि आप तो रैलियां भी नहीं कर पाओगे। तो जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी सही कह रही है। देखिए संदीप जी, दो बातें मैं कहूंगा और ये बातें सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं, और आप इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे नब्ज को पकड़ते हैं। इस देश का कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो बिना जाति को लेकर चल रहा हो? चाहे संगठन बनाता है तो जाति के नाम पर, मंत्री बनाता है तो जाति के नाम पर, विधायक बनाता है जाति के नाम पर, सांसद बनाता है तो जाति के नाम पर, टिकट देता है तो जाति के नाम पर। तो हर एक चीज तो जाति आधारित हो ही रहा है। अब इसको खारिज करने के लिए चार लोग खड़े हो जाए तो आपके पैनल में तो मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है ना, कोरी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं पंकज चौधरी। नहीं, अब आप बताइए कि आप हमें कह रहे हैं कि हम जाति की पार्टी है। नहीं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, बीजेपी कह रही है। ना अरुण भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी आपकी सहयोगी, नहीं, आपका बिग ब्रदर कह रहा है और आपको मैंने ताकीद कर रहा है कि अब जाति आधारित रैलियां नहीं कर पाओगे आप। नहीं, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में सुना कि आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी राजभर की पार्टी, वो तो है, फलाने निषाद की कोई पार्टी। शक है, कोई शक है। अगर आप ये देखेंगे निषाद की पार्टी और राजभर की पार्टी मान रहे हैं, तो हमको मिला था 6 सीट हमारी जीती है। 6 सीटों में जितने विधायक है आप उठा के देखें, 50% दलित समाज के विधायक हैं। हमने मुस्लिम समाज को विधायक बनाया, हमने अपर कास्ट को विधायक बनाया, हमने पिछड़े वर्ग को विधायक बनाया। तो बताइए हम कैसे एक जाति की पार्टी हुए? हमारी पार्टी में अलग अलग विंगों के जो पदाधिकारी हैं, अलग अलग आप कह दीजिए ना, नेशनल चैनल पर, एबीपी न्यूज पर, अरुण भाई ये कह दीजिए कि जो शासन ने ताकीद की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश का पालन हो, आप कोई भी जाति आधारित, जाति पर निर्भर कोई भी रैली बैठक नहीं करने वाले हैं। सब वो तो सामने हो जाएगा ना, ऑन रिकॉर्ड कह दो, बाकी हम देख लेंगे, हम ट्रैक कर लेंगे आपको। नहीं संदीप जी, बात ये है कि जब वोट लेना होता, 2022 में ब्राह्मण समाज का वोट लेना हुआ, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जाकर के श्री अखिलेश यादव जी ने फरसा टांगा और ब्राह्मणों को यह दिखाया कि मैं, वो तो कह ही नहीं रहे कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते, वो तो कह रहे हैं पीडीए की राजनीति करते हैं। आप लोग कह रहे हैं ना कि जाति की राजनीति नहीं करते। ब्राह्मण नाराज है ना कि ठाकुर राज आ गया है, आप भी नाराज हैं क्या? कहीं नहीं नाराज है, नहीं नाराज है। अगर नाराज होता तो वो सरकार से अलग नहीं हो जाता कि हम सरकार में नहीं रहेंगे, हम इस्तीफा देके जा रहे हैं। अरे कहाँ, सत्ता का लालच इतना बड़ा है, अलग कैसे हो जाएंगे? नहीं, बात ये है कि जब किसी समाज के समस्याएं अगर आती हैं, तो समाज के विधायक सांसद अगर बैठ करके मंथन कर रहे हैं, तो इसमें परेशानी किस बात की है? आपकी बात मानती कहाँ है सरकार? अभी 69,000 शिक्षक, एक मिनट सुनिए, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो उसमें घोटाला हुआ, 34,000 पिछड़ी जाति के होने थे। आप ही के पिता ओम प्रकाश राजभर ने एक बार नहीं 10 बार मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी दी। फिर वो बदलाव कैसे हो गया, 3.86% ही आरक्षण कैसे दिया गया पिछड़ों को। और अब लेखपाल के लिए, एक बार सुनिए ना, लेखपाल के लिए जो अधिसूचना जारी हुई उसमें 717 पद कम थे। तब फिर से ओम प्रकाश राजभर जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। कौन खुराफात कर रहा है ये बैठकर? कौन पिछड़ों का हक मार रहा है? अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए हुए अधिकारों को दिलाने तो के हक लिए कौन मार रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ। अगर कांग्रेस ने प्रयास किया होता तो काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट बस काका कालेलकर 1954 में ले जाइए। अरे 2025 में रहिए सर, 2025 में रहिए ना, 2025 में रहिए। 2128 पद थे, 717 कम क्यों निकाले गए अधिसूचना में पिछड़ी जाति के लिए? कौन खुराफात कर रहा था? ये टेक्निकल अनियमितता अधिकारियों द्वारा कराई गई। टेक्निकल अगर किसने कराई? किसने कराई? सदन में अच्छा, अधिकारियों द्वारा कराई गई। किसने कहा अधिकारियों को कम सीटें जारी करने के लिए?
नहीं नहीं, देखिए किसी ने नहीं कहा, अधिकारियों की जल्दबाजी इतनी में हिम्मत, अपना जिस क्रेडिट सरकार में बढ़ाने के लिए बुलडोजर किया चल था। जाते हो, माफिया थर थर कांपते हो, अधिकारी अपने मन की चला रहा है। देखिए बात यह है कि जब भी पिछड़े, दलित, वंचित वर्गों की बात आती है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी मजबूती से सत्ता में रहे तब भी लड़ती है, सत्ता से बाहर रहे तो तब भी लड़ती है। कौन, हमने मतलब कभी भी एक जाति का राज चल रहा है क्या? दूसरों की पूछ नहीं हो रही? नहीं, आंकड़े दे रहे ऐसा हैं यहाँ नहीं है। पर राजकुमार भाटी। नहीं नहीं, ये कहीं कुछ नहीं है। ये इनकी सरकार में चलता था। जब इनकी सरकार थी तो दो वर्गों का सबसे ज्यादा कल्याण होता था, एक यादव एक मुस्लिम, बाकी सब इनके सामने चिरकुट थे, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश की तामील का आदेश वापस लिया है क्या योगी नहीं सरकार नहीं, ने? देखिए कोई आदेश वादेश किसी को वापस नहीं है। मसला ये है कि जो हाई कोर्ट का निर्देश होता है, सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कराती है। लेकिन जब इनकी सरकारें थी, नहीं, पूर्व इसके की जो खिलाफ सरकारें रही, सुप्रीम कोर्ट में इनकी भी जा सरकारों सकती में है। कानून को माना ही नहीं भाई जाता था। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई लिस्ट जारी करने के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? वो अब तक मामला क्यों लटका हुआ है, अटका हुआ है? देखिए, सुप्रीम 2019 कोर्ट का हो वो गया। पर्चा, जो लड़का 27-28 साल का उस वक्त था, आज 35-36 साल का हो चुका, नौकरी ही देखिए, नहीं लग सकती। सुप्रीम इस कोर्ट विषय चली में गई। सबसे बड़ा जिम्मेदार विपक्ष की नेता है जो इसको राजनीति का शिकार बनाती है। अच्छा, एक नौकरी विपक्ष- लेने वाले लोग और एक विपक्ष नौकरी पाने वाले जिम्मेदार, लोग, सुप्रीम जिनको कोर्ट नौकरी चली मिल जाती गई है सरकार, नहीं। पर जिम्मेदार विपक्ष है। आप जिम्मेदार हैं नहीं, प्रियंका गुप्ता। नहीं, एक नहीं, हम सेकंड, तो एक सेकंड, प्रियंका गुप्ता आप जिम्मेदार हैं अगर जाति कार्ड खेला जा रहा है और पिछड़ों को दबाया जा रहा है आज भी? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, आपने जिस तरीके से सवाल पूछे उसका जवाब ना भारतीय जनता पार्टी का पास था और ना ही ये राजभर जी के पास था। वास्तविकता ये है कि अब जाति की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जातिगत जनगणना का जो पूरा एक माहौल बनाना हो या सपोर्ट करना हो तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही किया। आखिर सबको जानने का हक है कि किस जाति के कितने लोग हैं यहाँ पर। वास्तविकता ये है, ये लड़ाई तो वर्चस्व की है, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलती है। अब इस लड़ाई में किसकी जीत और किसकी हार, पिसता कौन है, ये देखने वाली बात है। पिस कौन रहा है? अब ये देखिए कि किस तरीके से एक एडवाइजरी जारी की जाती है जो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं कि यहाँ पर अब जातियों का सम्मेलन नहीं होगा। मतलब अगर कोई समाज चाहे तो वो ना सेलिब्रेट कर सकता है, ना ही वो किसी तरीके का जो है अनुष्ठान कर सकता है। पर उसके बाद अचानक ये जातियों से मुख्यमंत्री इतना के प्रेम कैसे हो गया प्रियंका गुप्ता? स्टार होटल में होती 80 है। के दशक में मुझे अच्छी तरह से याद है, वो कांग्रेस का सबसे मशहूर नारा क्या था? ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। मंडल कमीशन को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसका संज्ञान ही नहीं लिया था। अब आपको जाति बड़ी प्यारी लगने लगी, क्यों? नहीं तो सवाल ये है कि जो 27% आरक्षण है जो लगातार कांग्रेस पार्टी सरकारी नौकरियों में देती चली आई, ओबीसी आरक्षण की जो मैं बात कर रही हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल लेकर आए थे ना मंडल कमीशन। तो आप तो मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल चुकी थी। अरे भाई, उसको लागू किसने किया, आप ये बता दीजिए। वो तो करना पड़ा, उसको लगातार देने का काम किसने किया? आज तक कोई विवाद नहीं पैदा हुआ, पर आज क्या हो रहा है? लगातार विवाद पैदा हो रहा है। चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती हो, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, चाहे सहकारिता बैंक में भर्ती हो, चाहे कृषि में विश्वविद्यालय में भर्ती हो, ये सारी भर्तियों में लगातार किस तरीके से आरक्षण का हक मारा जा रहा है के फैसले पर सरकार को मजबूर कर दिया। अब जातिगत जनगणना होगी। 2011 में क्या किया था आपने? वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था, उसके आंकड़े जारी हुए या वो दबा लिए थे? नहीं तो उसका डाटा क्यों नहीं रिलीज किया सरकार ने? आप बताइए। अरे 2011 में आपने किया, 2014 तक आपकी सरकार थी उसका। अरे भाई, तो ये बताइए कि उसको पूरा एनालिसिस करने में टाइम लगता है, पर सरकार वो उन आंकड़ों को दबाकर क्यों बैठ गई? भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बना ली थी तो उसे क्यों नहीं सार्वजनिक करा? आखिर हकीकत ये है कि इनको किसी का हक नहीं देना। वास्तविकता ये है कि हक मारने वाली पार्टी है। आज अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं बता देना चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक फसल काटना चाहती है, बांटकर फसल काटना चाहती हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे। भाई हमने उत्तर प्रदेश में नहीं आप, अरे भाई बटेंगे तो कटेंगे, ये तो योगी जी का नारा है और उनके विधायक बट भी रहे और कट भी रहे। आप समाज को बांटकर अपनी राजनीतिक फसल काटना चाह रहे हैं। बताइए ना, जातीय गोलबंदी कौन कर रहा है?
अरे भाई, विधायक जाति गोलबंदी कर रहे हैं इनके, हम क्या उसे राजनीतिक फसल काटेंगे? हम तो लगातार दलित के साथ खड़े, पिछड़े के साथ खड़े, जिनका भी हक मारा जा रहा है, चाहे भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह खड़े। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 112 जो करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ उसको भी उजागर कर रहे हैं। हम तो हर मुद्दे पर इनको घेर रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे वो श्रम सम्मान जो विभाग होता है उसमें घोटाला हुआ, ओडीओपी में घोटाला हुआ, इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। पर वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई तो कर नहीं रही। कार्रवाई नहीं कर रही है, पर ये बेचैनी क्यों हो रही है? एक मिनट रोहित अग्रवाल, ये इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? बीजेपी में जाति की राजनीति नहीं करते, बताते नहीं तकते। राष्ट्रपति कौन से समाज से आती हैं, 29 पिछड़ी जातियों के हमने कैबिनेट मंत्री बना दिए। अब जाति वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते, इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए संदीप जी, एक तो पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं, क्योंकि राजकुमार भाटी ने बड़ी अच्छी बात आज कही, आज पीडीए का एक और उन्होंने नैरेटिव दे दिया। और जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं तो इन्होंने बता दिया कि समाजवादी पार्टी वालों की क्या स्थिति होती है, वो पीड़ित, दुखित और अपमानित ही महसूस करते हैं। तो ये जो 100वां या मुझे लगता है 125वां जो ये पीडीए का इन्होंने जो एलैबोरेशन दिया है, ये देश की जनता भी देख रही है और एक्चुअल में जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है वो भी देख रहा है कि किस तरीके से उनको ठगने का काम कर रहे हैं। अपमानित ब्राह्मण समाज क्यों महसूस कर रहा है, अलग से बैठक कर रहा है और फिर उन पर फटकार लगाई जा रही है? देखिए एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी, आप मुझे एक भी महापुरुष बता दीजिए जिसने जातियों के नाम पे राजनीति की हो। अंबेडकर साहब ने भी कभी जातियों की राजनीति नहीं की। उनके नैरेटिव्स भले ही कोई भी जा चुका, कलयुग का दौर आ चुका है, व्यवहारिक राजनीति का दौर है। आज की तारीख में मुझे ये बता दीजिए कौन सी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, और एनडीए क्या जाति की राजनीति नहीं करता? तो फिर ये संयोग है या प्रयोग है कि एक ठाकुर राजपूत मुख्यमंत्री है तो एक पिछड़े को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जो आप पूरा वर्गीकरण कर देते हैं और बताते नहीं तकते, कुर्मी समाज से जी पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये क्यों बताया जाता है? यही तो संगम है ना, यही तो संगम है ना, हर जाति का सम्मान है, यही तो संगम है ना। ये जाति की राजनीति नहीं है ना। अच्छा, ये संगम है, ये जाति की राजनीति नहीं है। ओहो। अच्छा, आप खुद बताइए, अगर मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए एनडीए का, तो राष्ट्रीय लोकदल का दलित समाज से मंत्री है वहां पे। तो अच्छा, ये जाति की राजनीति नहीं है? जाति की राजनीति कैसे हो सकती है? अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल ने पहला पश्चिम उत्तर प्रदेश का दलित मंत्री देने का काम किया। दलित समाज का किसी ने सम्मान किया? मतलब जब आप ये बात कहते हैं तो जाति की राजनीति नहीं, वो अगर विपक्ष वाले पीडीए की राजनीति करते हैं तो वो कहते हैं देखिए ये जाति की राजनीति करते हैं। नहीं, मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि पीडीए की बात करते करते उन्होंने 42 विधायकों को निमंत्रण दे दिया भोज का कि आओ 42 विधायक आओ, समाजवादी पार्टी भोज कराएगी आपको। तो जो इनके यहाँ जो बचे कुचे ब्राह्मण बचे हैं उनको कहाँ लेके जाएंगे और पीडीए वालों को कहाँ एडजस्ट करेंगे? अगर 42 विधायक ये समाजवादी पार्टी वाले एनडीए के एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप ये बताइए फिर इनकी तो पोल खुल गई पूरी तरीके से। जाति की तकरार हकीकत है मतलब रोहित? नहीं, जातिगत राजनीति तो देश में होनी ही नहीं चाहिए, अदरवाइज हो रही है क्या? होनी चाहिए तो असल मुद्दों से मॉरल साइंस थोड़ा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए की बात छोड़िए, हो रही है ना। नहीं, जातिगत राजनीति देखिए राष्ट्रीय लोकदल नहीं करता, एनडीए नहीं करता, ये बात सत्य है। अच्छा, बीजेपी करती है कि नहीं करती? अच्छा, इकोनॉमिक आधार पे बीजेपी करती है कि नहीं? 10% नहीं करती भाई। अब जाति आधारित, अच्छा जाति आधारित रैली नहीं होंगी तो ये ओम प्रकाश राजभर रैली कैसे करेंगे? संजय निषाद कैसे करेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर जी बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने आज तक इनको कभी राजभरों की रैली करते हुए अच्छा, राजभर इन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की रैली की है। आप मुझे ये राम राज्य चल रहा है। एक मिनट आपने बड़े बड़े दावे कर दिए मनोज राजन त्रिपाठी, ये राम राज्य चल रहा है, जाति की कोई बात ही नहीं होती, ना कोई जातियों के नाम पर रैली होती, ना बैठक होती। मैं कहीं मूर्छित अवस्था में, कुंभकर्णीय निद्रा में तो नहीं था पिछले कुछ सालों से, या मैं कोई और दुनिया देख रहा था? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अभी सिर्फ केवल क्लार्क अवध में किसी ठाकुर कुटुंब की बैठक नहीं हुई थी। उस बैठक में तमाम मंत्री भी थे, सांसद भी थे, विधायक भी थे, एमएलसी भी थे। बैठक एक अयोध्या में भी हुई थी जिसमें स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे, जिसमें अनुप्रिया पटेल हुई थी। वो कुर्मियों की बैठक हुई थी, उनके हको हुकूक की बैठक हुई थी। इसके अलावा लखनऊ का एक कॉलेज है सीएमएस, उसके ऑडिटोरियम में लोधों की बैठक हुई थी।
जो पंकज चौधरी इस बात, और हो रही है राजनीति, जो पंकज चौधरी इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी में इस तरीके की गतिविधियां दोबारा हुई तो कार्रवाई की जाएगी, पहली बात तो वो पंकज चौधरी अपने ही इंडक्शन को प्रूफ करके दिखा दे। वजह, बाबुल बीएल वर्मा का नाम आ रहा था बदायूं से, लेकिन विरोध किसने किया? कल्याण सिंह के कुनबे ने, कि अगर लोध की पॉलिटिक्स बीएल वर्मा के अगुवाई में की गई तो हम फिर आपका हाँ, सहयोग नहीं करते। राजवीर उखड़ गए बिल्कुल से। बिल्कुल, यानी बीएल वर्मा लोध वाले मुद्दे पे पीछे हट गए। 7% यादव, 6% कुर्मी, लिहाजा पंकज, और चित्रकूट, फतेहपुर, बनारस जो कम हुआ है नरेंद्र मोदी जी का वो जीत का अंतर, ऐसी बहुत सारी पूर्वांचल, बुंदेलखंड, सब जगह ऐसी सीटें जो कुर्मियों की सीटें हारे हैं और वहां पर वोट मार्जिन कम हुआ। लिहाजा कुर्मियों को आगे करने के लिए पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। अब कोई तो ये ना मतलब बताए, जाति आधारित राजनीति तो खैर हो रही है, पर ये ब्राह्मणों पर ही फटकार क्यों लगाई गई? क्या ब्राह्मण बनाम राजपूतों का तकरार दरअसल एक बड़ा खतरा मुंह बाय खड़ा हो गया है बीजेपी के सामने? मनोज, देखिए ऐसा है कि जो कुटुंब की बैठक हुई थी उसमें जनरल वीके सिंह को टिकट देना, मुख्यमंत्री को लगातार घेरना और उन पर दबाव बनाना, और राणा सांगा के मुद्दे पर ज्यादातर बात हुई थी। यानी प्रो आदित्यनाथ एक मीटिंग थी ठाकुरों की वहां पे। अब बात आती है कि ये ठाकुर इस बात पर भी आए कि ब्राह्मण लगातार हम लोगों को निशाना बना रहे, लिहाजा हमको फ्रंट पर आके बोलना पड़ेगा। तो कुर्मियों को चेतावनी क्यों नहीं दी गई, ठाकुरों को क्यों नहीं दी गई, लोध को क्यों नहीं दी गई, धोबी को क्यों नहीं दी गई? अब बात आती है इसकी, अब जब ये ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं तो उस ब्राह्मण की बैठक में ब्रजेश पाठक ही नहीं मौजूद होते। हाँ, वो ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों के मुद्दे उठाकर सेंट्रल तक गए, और जैसे ही डिप्टी सीएम बने ब्राह्मणों की सारी समस्याएं हल होगी। दिनेश शर्मा के पास भी ये ब्राह्मण गए जो डिप्टी सीएम थे पिछली योगी वन गवर्नमेंट में, उन्होंने भी इस पूरी बैठक से कन्नी काटी। 16वें फ्लोर पर यह मीटिंग चल रही थी, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, विधायक निवास के 16वें फ्लोर पर यह मीटिंग चल रही थी। बैठक के 4 घंटे बाद सबसे पहले संगठन मंत्री धर्मपाल का फोन पीएन पाठक के पास पहुंचता है कि ये क्या है। इसके बाद 16वें फ्लोर से वो एरोप्लेन मोड पर चले गए। दूसरा फोन पहुंचता है रमेश मिश्रा के पास, बदलापुर के विधायक, उनको भी डपटा गया, उन्होंने भी तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, अब कोई नहीं बोलेगा। वहां कई विधायक ऐसे मौजूद थे जिन्होंने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को यह बताया कि हम साहब केवल इसलिए आए थे कि हमको यह बताना था कि यहां क्या चल रहा था। कुछ लोगों से संजय प्रसाद ने खुद फोन करके पूछा कि आप उस बैठक में पहुंचे कैसे। अब बीएल संतोष के पास एक फोन पहुंचता है मुख्यमंत्री ऑफिस से। बीएल संतोष के पास जब ये फोन पहुंचता है तो बीएल संतोष के जरिए आला कमान से एक फोन पंकज चौधरी के पास आता है और यह कहा जाता है कि आप इस पूरी चीज को तत्काल रफू कीजिए। और बीएल संतोष के ऑफिस का वो फोन जब पंकज चौधरी के पास पहुंचता है, वो फोन ये चेतावनी जारी कराता है। तो ये असली तो बात है। बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम ये सामने, ये तो फिर 2007, 2006, 7, क्योंकि आप उसके बेहतर साक्षी रहे हैं विजय भाई। ये वो वाला मंजर हो गया कि एक छटपटाहट ब्राह्मण समाज महसूस कर रहा है। भाई वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं ना, हिंदी पट्टी में तो खासकर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा ना हो, उनका आंकड़ा कम हो बाकी जातियों से, पर वो विमर्श तैयार करते हैं, वो नैरेटिव तैयार करते हैं। तो एक छटपटाहट महसूस कर रहा है कि ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का, जैसी छटपटाहट 2006 में थी और एससी मिश्रा के जरिए, सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए मायावती ने साध लिया था उन्हें। बिल्कुल ठीक बात है। ये असली मसला छटपटाहट का है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो हिस्सेदारी तो कम नहीं है ना ब्राह्मण समाज की ना। हिस्सेदारी में कोई ऐसी एमएलए देखें भाई, तो 46 विधायक हैं, 7 मंत्री, 1 उप मुख्यमंत्री, 2 उपाध्यक्ष, 19 जिला अध्यक्ष, 15% मिनिस्टर है, 12% एमएलए है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर है, सुनवाई 8 नहीं। पर या सुनवाई बांदा के नहीं। किसी मेडिकल तो ये कॉलेज में सुनवाई प्रोफेसरों नहीं की भर्ती हो रही है, उसमें ठाकुर ज्यादा आ जाते हैं। तो ये सुनवाई नहीं होना छटपटाहट है। और उनको ये भी महसूस होता है, मतलब लगता है कि भाई हम जो है ना वो तय कर सकते हैं सत्ता। क्योंकि 1989 में कांग्रेस से जब नारायण दत्त तिवारी गए तो उसके बाद कांग्रेस नहीं लौटी। ये उनको भी एहसास होता है। 2006 का आपने जिक्र किया कि जब बीएसपी भारतीय जनता पार्टी से छटपटाहट हुई और वो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के साथ चले गए, जो 206 सीटें ले आई मायावती, जो जूते 4 मार रहे थे, हाँ। उनके साथ, तो वहां पर वो सरकार में आ गए।
इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापस ब्राह्मणों को लिया, और वो आपने बाद में भी देखा। भाटी साहब को भी पता ही होगा कि जनेश्वर मिश्र का सबसे बड़ा पार्क, जो अभी कल आपने प्रेरणा स्थल का चर्चा की, तो लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क उसके बाद जनेश्वर मिश्र जी का। हाँ, 386 एकड़ है शायद, अगर तो मुझे वो सही समाजवादी ध्यान है। पार्टी ने बनाया, तो हाँ। जनेश्वर मिश्र भी ब्राह्मण ही है मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। और राजभर जी समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, जो 2022 का चुनाव जिनके साथ लड़ा, वो तो 2024 में फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और उनका दावा किस वजह से है इस सरकार में? तो मतलब जाति के मोटा आधार पर। तो खे- सब लोग जाति की बात कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को लेकर ये जो मनोज राजन त्रिपाठी ने तो बहुत सारा खुलासा कर ही दिया। हाँ, तो ये इसलिए हुआ कि मतलब नाराजगी है, नाराजगी इस बात से है। ये साफ हो जाता है ना। नाराजगी है, इसमें कोई बात ही नहीं है। वो अब ब्रजेश पाठक अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ब्रजेश सामने पाठक ना बोल आ नहीं रहे हो सकते, तो हाँ। अलग बात है, पर बाकी 40 तो बैठे ना आकर। तो इसमें बड़ी तस्वीर, अब वही योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो दरअसल हिंदू को हिंदू बनाकर वोट करवाना चाहते हैं, और विपक्ष चाह रहा था जातियों में बटे। ये जातियों में बटता हुआ दिख रहा है क्या खेल? ये भी असहज कर रहा है क्या बीजेपी? जातियों में बटा हुआ ही है, बीजेपी उसको एक साथ करने की कोशिश कदम ताल करवा लेती है। कदम ताल कराने की कोशिश करती है। बटा भाई, आप पर यहाँ पंकज चौधरी कदम का ताल की जिक्र जगह करते हैं। अड़ंगी लग रही है क्या? पंकज चौधरी का जब जिक्र करते तो उनको अध्यक्ष बनाने का बड़ा कारण उनका कुर्मी होना और 11 में से 7 सांसद समाजवादी पार्टी के बन जाना बड़ा कारण है ना। ब्राह्मण का नाम मनोज जी को पता होगा, मनोज जी तो ज्यादा जानते हैं कि पहले तो ब्राह्मण अध्यक्ष बनाने वाले थे, वो एक फॉर्मर एमपी को बनाने वाले थे। क्यों नहीं बनाया गया? तो वो भी एक नाराजगी है। और दिल्ली में हरीश द्विवेदी का आप जिक्र कर रहे जी। हैं। तो बात कुल मिलाकर यह है कि वो छटपटाहट, वो नाराजगी और तो भारतीय जनता मतलब पार्टी के खेल लिए चिंता। दिलचस्प होने वाला है। और ये मंडल कमंडल की कदमताल होती है, या मंडल और कमंडल आपस में अड़ंगी लगाते दिखाई देते हैं, तो हैं? वो बड़ा मुश्किल काम है, और वो चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी। चिंता की बात भी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये जातियों का खेल कौन किसको साधेगा, कौन किसको टीस नुकसान दुख देने वाला है, आने वाले कुछ महीनों में यूपी की राजनीति की धुरी क्या यही बनने वाला है? आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।